हेलो बच्चों, वेलकम टू इंस्टेंट भारत एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानने वाले हैं, जो कि सोशल साइंस से रहने वाला है। अगर आप लोग इंस्टेंट भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। मतलब कि जो रूस में क्रांति हुई वो पूरे विश्व को प्रभावित किया। उसके क्या करना है? किन्हीं दो उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। मतलब दो उदाहरण देके इस चीज को स्पष्ट करना है। तो इसको आंसर लिखने के लिए कैसे हम लोग लिखेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। 2 नंबर या फिर 3 नंबर में आ सकते हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। 15 क्वेश्चंस करेंगे, उसी में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका इतिहास का, जो कि सोशल साइंस का पार्ट है। चलिए, इसका आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे? आंसर में हम लोग लिखे हैं, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। इसके दो उदाहरण निम्न है। मतलब दोनों उदाहरण निम्नलिखित है, इस टाइप से लिख के उसके बाद उदाहरण फर्स्ट और उदाहरण सेकंड लिखेंगे। अब उदाहरण में हम लोग क्या लिखे हुए हैं? इस क्रांति के प्रभाव से पूरे विश्व में राजनियोजित अर्थव्यवस्था एवं पंचवर्षीय योजनाओं का विकास हुआ। मतलब जो रूस की क्रांति हुई उससे क्या हुआ? पूरे विश्व में राजनियोजित अर्थव्यवस्था बना और साथ ही साथ पंचवर्षीय योजना, जैसे आप लोग देखे भी होंगे कैसे प्रधानमंत्री का 5 वर्ष का योजना रहता है, टर्म्स रहता है ना। तो ये चीजें जो है वहीं से विकसित हुआ। आगे देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सोवियत संघ में किसानों एवं मजदूरों के सरकार स्थापित होने से यहाँ पे क्या हुआ? संपूर्ण विश्व में किसान एवं मजदूर के महत्व में वृद्धि हुआ। मतलब सोवियत संघ जो कि रसिया था, उसका जब विखंडन हुआ, उसमें जो है क्या हुआ? उसमें जो है कि आंदोलन चला, तो उसमें किसान और जो है मजदूर का सरकार बना। इन लोगों के आंदोलन से ये साकार हो पाया था। तो इसलिए इनका जो है क्या हुआ? बहुत ही महत्व होने लगा, इसके महत्व में वृद्धि हुआ। तो ये था पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है, हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह का संक्षिप्त परिचय दे। मतलब जो हो ची मिन्ह थे उनके बारे में छोटा सा परिचय दे। अगर बड़ा क्वेश्चन रहता 5 नंबर का तो डिटेल्स परिचय मांगता। तो कैसे हम लोग लिखेंगे? क्या कौन थे हो ची मिन्ह? चलिए देखते हैं। हो ची मिन्ह जो है क्या थे? एक क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने अपनी संघर्षशीलता से निष्प्राण वियतनामियों को, मतलब ऐसे वियतनामी जो कि बिल्कुल जैसा चल रहा है वैसे चलने में विश्वास करते थे, अपना कुछ आंदोलन कुछ भी जो है आगे बढ़ के जो है क्या संघर्ष करना नहीं चाहते थे, तो उसी को बोला जाता है निष्प्राण वियतनामी। ठीक है, तो ये क्या किए? निष्प्राण वियतनामियों को झकझोर कर उसमें स्वतंत्रता की भूख को जगाया। जो भी वहां पे लोग थे उनमें स्वतंत्रता की भूख को जगाया और संघर्ष के पद पर अग्रसर किया। हो ची मिन्ह स्वतंत्र वियतनाम के राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए। हो ची मिन्ह जो है जब स्वतंत्र हो गया वियतनाम, तो उसके राष्ट्रपति भी क्या हुए? निर्वाचित हुए। चलिए ये समझ गए। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? जो मेजनी था उसका इटली के एकीकरण में क्या योगदान था? तो यहाँ पे 2 पेज में ये क्वेश्चंस बनेगा। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इटली के एकीकरण के योगदान में मेजनी का नाम सर्वप्रथम आता है। मतलब इटली का एकीकरण में जो है मेजनी का नाम सबसे पहले आता है। मेजनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग नॉलेज आगे लेंगे। ठीक है, उसने इटली के नौजवानों को उनके ऐतिहासिक गौरव का स्मरण कराया था। मतलब इटली के जो है जो भी नौजवान थे उनके इटली के इतिहास के बारे में बताया था। तथा यंग इटली नामक संस्था का संगठन किया था। यंग इटली क्योंकि उसमें नवयुवक लोग थे, तो यंग इटली नामक वह संगठन का जो है क्या किया था? स्थापना किया था। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। वह जो है क्या था? वह यहाँ पे गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे। मेजनी कौन थे? गणतांत्रिक विचारों के समर्थक। वह संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन अब ऑस्ट्रिया ने इटली में चल रहे
जनवादी आंदोलन को दबा दिया तो मेजनी को वहां से भागना पड़ा। ऑस्ट्रिया में क्या हुआ ना कि वहां पे जो है एकीकरण नहीं चल पाया, क्योंकि वहां पे जो भी जनवादी आंदोलन था उसको ऑस्ट्रिया ने दबा दिया था, इसलिए क्या हुआ, मेजनी को वहां से भागना पड़ा। ये था 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बहुत ही बढ़िया तरीका से 4 नंबर क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप लोग बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा, है ना, क्योंकि ये आने के 90% चांस है कि क्वेश्चन जो है इसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मतलब जो 1929 में आर्थिक संकट आया था, ठीक है, तो उसका संक्षिप्त विवरण देना है, तो क्या हो सकता है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो आंसर कैसे लिखते हैं, निम्न, कोई भी क्वेश्चन देना जिसमें 3 कारण 4 कारण ऐसा पूछे तो कैसे लिखा जाता है। सेम ये इतना उतार दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, देखिए 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के 3 कारण, यहां तक सेम चीज लिखा गया है। ठीक है, संकट के किन्हीं के स्थान पे क्या हुआ, 3 कारण निम्न है, ऐसा बस हो गया है। ठीक है, वो कौन से कारण है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कृषि उत्पादों में भारी वृद्धि हुई। मतलब क्या हुआ, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है क्या हुआ, कृषि के जो भी उत्पाद था उसमें भारी वृद्धि हुई। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा, तथा कीमतें घट गई। अब जब उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया तो कीमत क्या हो गया, कम हो गया, जिससे उनका खरीदार नहीं रहा, अब लोग खरीद नहीं रहे थे, तो इससे आर्थिक संकट आ गया। 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, उपभोक्ता की कमी, गरीबी के कारण अन्य उत्पादों की बिक्री भी कम हो गई। अब जब उपभोक्ता की कमी हो गई तो अन्य जो भी उत्पाद बन रहे थे उसका भी बिक्री कम हो गया, है ना। अब 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर क्या लिखा है, अमेरिकी पूंजी के प्रवाह में कमी, जो अमेरिकी पूंजी थी उसमें कमी आ गया था। 1928-29 ईस्वी के मध्य अमेरिकी विदेशी कर्ज में भारी गिरावट आई। जो अमेरिकी थे देश, अमेरिकी देशों के जो क्या कर रहे थे, बाहरी लोगों को कर्ज दे रहे थे, तो वहां पे जो है अमेरिकी विदेशी कर्ज में बहुत ज्यादा गिरावट आ गया। इससे अमेरिकी कर्ज पर आश्रित राज्यों के लिए संकट उत्पन्न हो गया। जितने लोग अमेरिका पे आश्रित थे उनके ऊपर जो है क्या हो गया, संकट उत्पन्न आ गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से हम लोग देखते जाएंगे ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है यहाँ पे, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके ऊपर क्या करना है, एक टिप्पणी लिखना है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग टिप्पणी देखते हैं। ये कई बारी 2-3 में तो पूछा ही पूछा है, 5 नंबर में भी पूछा है। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन में भी, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, क्या लिखा है, बिहार के आर्थिक जीवन का आधार और रोजगार, जो बिहार के आर्थिक जीवन का आधार और रोजगार का मुख्य स्रोत क्या है, वो कृषि था। ठीक है, अभी भी हालांकि कृषि ही है, था ही नहीं, अभी भी है। ठीक है, लेकिन औपनिवेशकों की भू राजस्व की नई प्रणाली, मतलब कि क्या हुआ, औपनिवेशिक जो भू राजस्व थी उसकी नई प्रणाली और बिचौलियों के शोषण के कूटनीति से अजीज आए किसान तिल मिलाने लगे। इसमें क्या हुआ था, जब ये जो है यहाँ पे चल रहा था आंदोलन, किसान आंदोलन, उसके पहले यहाँ पे जो भी कृषि से उत्पन्न चीजें हो रहा था ना उसमें काफी बिचौलिया आ जाता था। मतलब इसमें घपला, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके वजह से वहां पे क्या हुए, किसान तिलमिला उठे। ठीक है, लिहाजा राजनीति के महारथियों ने इस शक्ति को पहचान और लपक लिया। पहचान कर क्या किया, पहचाना और लपक लिया। जैसे में कौन कौन, जैसे चंपारण सत्याग्रह भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंपारण के नील खेतिहरों को गांधी जी ने लपक लिया और किसानों को सजग और सचेत बनाया। ठीक है, मतलब जो भी नील के जो वहाँ पे किसान थे, जो नील की खेती कर रहे थे, उनको जो है गांधी जी गए और उनको अपने अंदर ले लिया और उनको जो है नई नई तकनीक्स के बारे में नई नई तरीका बताने लगा, जिससे कि वो बढ़िया रेवेन्यू बना पाए। आगे क्या लिखा है, 1919 और 20 ईस्वी में क्या हुआ, आगे देखते हैं दूसरे पेज पे। ठीक है, 1919 से 20 ईस्वी में देशी राज्य जो है क्या हुए, दरभंगा में किसान आंदोलन हुआ। वहां पे जो है दरभंगा में किसान आंदोलन हुआ।
1922-23 ईस्वी में क्या हुआ, मुंगेर में शाह जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ, लेकिन किसान आंदोलन को अपनी व्यापकता सहजानंद सरस्वती, ये बड़ी नाम इंपॉर्टेंट है ना, किसके जो है नेतृत्व में बहुत व्यापक हुआ, सहजानंद सरस्वती के अगुवाई में प्राप्त हुआ। उन्हीं के अगुवाई में 1929 ईस्वी में सोनपुर में विधिवत किसान सभा की स्थापना हुई, सहजानंद सरस्वती के जो है नेतृत्व में ही। ये था। आगे ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए 1930 ईस्वी में चौकीदारी विरोधी अभियान की काफी सफल रहा, ठीक है। 1934 ईस्वी में किसान सविनय आंदोलन जो है क्या हुआ कि क्रम में काफी हिंसात्मक हो गए थे, ठीक है। क्या हुआ था, किसान जो है सविनय आंदोलन जब चल रहा था ना उसमें काफी हिंसात्मक हो गए थे, जैसे शिवहर और बेलसंड में, ठीक है। ये दो जगह पे क्या हुआ, किसान जो है हिंसा करने पे उतर गए थे, ठीक है। चलिए ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट था। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप लोग को देखना है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है घरेलू और कुटीर उद्योगों को जो है परिभाषित करें। जो घरेलू उद्योग होता है या फिर कुटीर उद्योग, वो क्या होता है उसके बारे में बताना है। चलिए, घरेलू और कुटीर उद्योग स्थानीय स्तर पर चलाए जाते हैं, इसमें अपेक्षाकृत कम पूंजी और श्रम लगता है। ये ऐसा उद्योग होता है जो स्थानीय स्तर पे मतलब लोकल एरिया में चलाए जाते हैं, इसमें जो है कम पूंजी लगता है और जो है क्या होता है, कम मेहनत लगता है, ठीक है। गांधी जी के अनुसार यह भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है, यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति तथा संतुलित क्षेत्रवार विकास के शक्तिशाली औजार है। इसी के जो है दम पे देश कितना आगे जाएगा नहीं जाएगा ये सब तय होता है कि उनके लोकल में कितने चीज है। जैसे अभी वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, लोकल फॉर वोकल है ना, वोकल फॉर लोकल, सॉरी। तो ये चीज चल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, लोकल के जो भी हैं, जो भी लोग जो है चीज़ों का उत्पादन करते हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है ना। उससे जितने लोकल के रहेंगे उतने जो है देश मजबूत होता जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बहुत है ना, गैरीवाल्डी से रिलेटेड, ठीक है। गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा कीजिए। गैरीवाल्डी जो है क्या क्या काम किया था, क्वेश्चन एक और ऑब्जेक्टिव में आता है, गैरीवाल्डी कौन था, ठीक है। तो ये सब चीजें ऑब्जेक्टिव वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में हम लोग करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल देखते हैं इसको, ठीक है। क्या लिखा है, 1860 तक इटली अधिकांशतः संगठित हो चुका था। 1860 में जो है इटली जो है क्या हुआ था, संगठित हो चुका था टूटने के बाद, लेकिन अभी कुछ काम बाकी था। यहाँ पे क्या क्या काम था, तात्पर्यतः नेपलस, इसके अलावा सिसिली और पोप का राज्य अब भी अलग था। जो ये 3 राज्य थे, कौन कौन, नेपलस, सिसिली और पोप, ये 3 राज्य क्या था, अब भी अलग था। उक्त अधूरे कार्य को पूरा करने का श्रेय उत्कट देशभक्त गैरीवाल्डी को है। ये काम को पूरा करने का जो है श्रेय गैरीवाल्डी को ही जाता है। गैरीवाल्डी इटली का एकीकरण संसदीय सुधारों या राजनय से नहीं बल्कि सैन्य अभियानों से ही संभव मानता था, ठीक है। ये जो है क्या करता था, ये जो है नॉर्मल संसदीय सुधारों से या फिर राजनय से नहीं बल्कि ये सैन्य अभियानों से जो है संभव मानता था, मतलब सैनिक के दम पे, है ना। आगे देखते हैं, लिहाजा उसने अपने साथ अपने जैसे निस्वार्थ बलिदानियों की एक स्वयं सेवी फौज संगठित की। इस टुकड़ी का जोश के साथ नेतृत्व, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आगे देखते हैं, नेतृत्व करता हुआ उसने जो है क्या किया, सिसिली, ठीक है, और नेपलस पर अधिकार कर लिया, ठीक है। उनके साथ ही जाके ये सिसिली और नेपलस पे अधिकार कर लिया। उसने रोम पर भी आक्रमण की तैयारी की, परंतु जो है क्या हुआ, आशंकावश उसके पूर्व ही विक्टर इमैनुएल ने रोम पर आक्रमण कर दिया। मतलब जब ऐसा चीज हुआ तो आशंका हो के उसके पहले ही विक्टर इमैनुएल ने क्या किया, रोम पर आक्रमण कर दिया। गैरीवाल्डी ने नेपलस यहाँ पे इमैनुएल को सौंप स्वयं राजनीति से संन्यास ले लिया। इस प्रकार गैरीवाल्डी इटली के एकीकरण का तलवार था। मतलब इटली के एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका इसकी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा
तो आपको PDF भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, सो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? 8 नंबर, औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं? मतलब औद्योगिकीकरण जो है उससे आपको क्या पता चलता है? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। औद्योगिकीकरण उस औद्योगिक क्रांति यहाँ पे रहेगा, ठीक है। औद्योगिक क्रांति को कहते हैं जिसमें वस्तुओं तथा उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। मतलब औद्योगिकरण क्या है कि इसमें जो है ज्यादा मनुष्य या ज्यादा मेहनत न लगे, ये मशीनों के द्वारा जब चीजें होने लगे तो इसे ही औद्योगिकरण कहते हैं। औद्योगिकरण में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने के कारण उनको बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ती है। जब बड़े पैमाने में चीजें निकलेगा, जैसे चाइना में औद्योगिकरण हुआ तो वहां पे क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान निकलने लगे। वैसे ही अभी भारत में भी हो रहा है। तो जब सामान ज़्यादा मशीन बनाएगा तो ज़्यादा होगा ही होगा, है ना। तो ज़्यादा निकलेगा तो उसके लिए क्या होगा, उनको बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उत्पादित माल आसानी से बाजारों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए अच्छी सड़कें तथा रेलों की व्यवस्था आवश्यक है। इस माध्यम से कारखाने तक कच्चा माल भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंस इसका बताया गया है। बाकी क्या होता है औद्योगिकरण, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। औद्योगिकरण का डिफिनीशंस यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें है उसके बारे में बता दिया गया है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। 9 नंबर और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। 15 क्वेश्चन हम लोग टोटल करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से आप लोग क्लास को देखिएगा, ठीक है। क्लास छोड़ना नहीं है, फोड़ना है। आपकी बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस लाना है, समझ गए क्या? चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है औद्योगिकरण के ने मजदूर की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। मतलब जब औद्योगिकरण हुआ तो उससे मजदूर की आजीविका क्या हुआ, कैसे प्रभावित हुआ, चलिए देखते हैं। औद्योगिकरण के कारण घरेलू उद्योगों के मालिक मजदूर बन गए। जो लोग भी घरेलू उद्योग करते थे वो लोग अब मजदूर बन के रह गए। मतलब जैसे होता था ना, नील मेकिंग लोग करते थे, सर्फ घर पे बनाते थे, है ना, साबुन बनाते थे, कपड़ा बनाते थे। तो ये जो अब घरेलू उद्योग करने लगे वो क्या हो गए, वो जो है उद्योगों के मालिक वो मजदूर बन गए। मतलब पहले उद्योग के मालिक बोला करते थे, अब मजदूर बन के रह गए। इनकी आजीविका उद्योगपतियों के द्वारा दिए गए वेतन पर निर्भर थी। अब ये लोग क्या है, जो भी उद्योगपति के साथ ये काम करते थे, जो भी बिजनेसमैन के साथ, उनके सैलरी पे इनकी आजीविका मतलब जीवन शैली डिपेंड करने लगी। आगे लिखा है औरतें एवं बच्चों से 16 से 18 घंटे तक काम लिया जाता था। उस समय जो है क्या होने लगा, औरत और बच्चे जो रहते थे 16 से 18 घंटे काम कराया जाता था। औद्योगिकरण ने हस्त निर्मित उद्योगों को बेजान कर दिया। जो हाथ से बना चीज था, जैसे कपड़ा था हाथ से सिला जा रहा था तो महंगा हो रहा था, और वही जो फैक्ट्री में बन रहा है वो सस्ता ही होगा ना। तो उस प्रकार से क्या होने लगा, जो भी हस्त निर्मित चीज था वो बेजान हो गया, ठीक है। अब लोग उसे लेना नहीं चाहते थे। आगे देखते हैं। औद्योगिकरण के विकास से मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारखानों में मशीनों या यंत्रों से उत्पादन शुरू हो गया, जिससे मजदूर की क्या छटनी होने लगी। मतलब मजदूर को फायर करने लगा, लोग कंपनी से हटाने लगा। शहरों में उन्हें काम ढूंढने, आवास आदि, आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। शहरों में उन्हें काम ढूंढने, आवास आदि की क्या होने लगी, समस्या से जूझना पड़ा, ठीक है। अब उन्हें कम जो है क्या होने लगा, कम पारिश्रमिक में लंबे समय तक काम करना पड़ता था। मतलब कम पैसा में ज्यादा समय तक काम करना पड़ता था। इसलिए मजदूरों ने मशीनीकरण का विरोध करना शुरू किया। इसलिए मजदूर क्या किए ना, जहां पे भी मशीनीकरण हो रहा था वहां पे विरोध करना शुरू कर लिए। संगठित होकर अपनी स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन करने लगे, ठीक है। लेकिन अब क्या ही हो सकता है, अब तो वो प्रभावित हो गए थे, और ये चीजें यूं सुधरने वाली चीजों में से नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि इससे देश आगे बढ़ेगा, सब आगे बढ़ेंगे, लेकिन आम जनमानुस जो है इससे पीछे होते जाएंगे, मजदूर लोग पीछे होते जाएंगे। ये था इसका मकसद समझने का, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भी आपको बताया था मेजनी के बारे में, ठीक है। मेजनी कौन था, तो चलिए अब एक बार डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं मेजनी के बारे में, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है मेजनी के बारे में। मेजनी साहित्यकार, यहाँ पे गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेजनी और गैरीवाल्डी ये लोग का जो है एकीकरण में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ को हम लोग बड़े ध्यान से ये चीज़ें हम लोग समझेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। उसमें आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे, ठीक है। वो आदर्शवादी व्यक्ति था। मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल, क्या था वो गुप्त दल, उसके बारे में बताया जा रहा है, कार्बोनरी का सदस्य था। मतलब मेजनी जो इटली में राष्ट्रवादी थे, उनके गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। 1845 ईस्वी में यहाँ पे क्या हुआ, मेटरनिक की पराजय के बाद मेजनी ने पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी वह असफल रहा, पर उसने पलायन करना पड़ा, ठीक है। ये जो है असफल हो गया ना, तो उसे यहाँ से क्या करना पड़ा, पलायन करना पड़ा। ये था मेजनी के बारे में डिटेल्स। अभी आगे हम लोग 11 नंबर देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्या है 11 नंबर, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं। मतलब जो अक्टूबर क्रांति है उससे आप लोग जो है क्या समझते हैं, ये चीजें बताया जा रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आंसर में क्या लिखा हुआ है, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को यहाँ पे बोल्शेविकों ने क्या किया, करेंसिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया, ठीक है, और रूस पर अधिकार जमा लिया। ये लोग जो है क्या कर लिए, 7 नवंबर 1917 में रूस पर जो है कब्जा कर लिए। कौन, यहाँ पे लिखा हुआ है, बोल्शेविकों के करेंसिक सरकार का तख्ता पलटकर रूस पर अधिकार जमा लिया। वह नवंबर में हुई थी, किंतु रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर था। ये जो घटना हुई नवंबर में हुई, लेकिन रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर था, जिस कारण से इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं। समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो अभी आ रहा है 12 नंबर, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कई बार, एक दो बार छोड़िए, कईयों बार जो है एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो इसको और ध्यान से हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, खूनी रविवार क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं खूनी रविवार क्या है। 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजय के कारण रूस में क्रांति हो गई। क्या हुआ, रूस और जापान में युद्ध हुआ 1905 में, उसमें रूस जो है छोटे से देश जापान से हार गया, तो उसमें क्या हो गया, क्रांति हो गई। 9 फरवरी 1905 ईस्वी को जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाए। ये क्या कर दिए, जार की सेना जो है निहत्थे लोगों पे 1905 में गोलियां बरसाने लगे। आगे देखते हैं, जिससे हजारों लोग जो है क्या हो गए, हजारों लोग मारे गए। उस दिन रविवार था, ठीक है, उस दिन क्या था, रविवार था, इसीलिए इस तिथि को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। दैट्स इट, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे गांधी जी के द्वारा किया हुआ चंपारण सत्याग्रह के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, क्या क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहे हैं बाबू, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये चीजें आप लोगों को समझना जरूरी है अगर बोर्ड एग्जाम है आपका तो। आंसर में लिखा हुआ है, बिहार की चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया पद्धति लागू किया गया। बिहार के जो चंपारण जिला था उसमें अंग्रेज जो है 3 कठिया पद्धति को लगाए, ठीक है, 3 कठिया पद्धति, जिसके कारण वहां के किसान बहुत ही त्रस्त थे। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया और 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण पहुंचे और सरकार पर दबाव देकर चंपारण यहाँ पे क्या किए, एग्रेरियन कमेटी गठन करके 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने का क्या किए, समाप्त करने का और अन्य करों पर भी रोक लगाने की बात कही। इसमें हुआ क्या था, एक्चुअली वहां पे नियम लग गया था कि एक व्यक्ति का 3 कट्ठा ही खेती होगा, उससे अधिक होगा तो उस पे जो है क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, है ना। तो इस चीज को खत्म किया और क्या किया, अन्य भी जो कर थे, कर टैक्स को बोलते हैं, ठीक है,
अन्य जो कर थे वो क्या थे, टैक्स उसको बोला जाता, तो टैक्स को भी रोक लगाने की बात कही, यही चंपारण सत्याग्रह था। एक 14 नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद 15 नंबर आएगा, ठीक है। 14 नंबर एक बार देख लीजिए, छोटा सा है क्वेश्चन, बोल रहा है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई और कहाँ हुई थी? तो चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, ठीक है, जब देश गुलाम था उसी समय ईस्वी को क्या हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जो कि लास्ट क्वेश्चन सोने वाला है हम लोग का, तो बहुत ही ध्यान से हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो क्यों हुआ? तो चलिए देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया था। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया था। मतलब क्या हुआ, वहां पे जो तुर्की के सुल्तान थे उनको अपने शेष जो बचा हुआ प्रदेश था उसमें भी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया था। इसे मित्र राष्ट्रों द्वारा नियुक्त एक क्या हुआ, उच्चायोग के अधीन कर दिया गया था। मतलब जो भी मित्र राष्ट्र थे, बगल अगल बगल के राष्ट्र, उनके द्वारा एक उच्च आयोग बनाया गया, उसके अधीन कर दिया गया था। चूंकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की के सुल्तान इस्लामिक संसार का खिलाफ हुआ करता था। ये क्यों हुआ? क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य का जो शासक था वो तुर्की सुल्तान के क्या था, खिलाफ था। अतः भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया जाने वाला यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया। ये मेन हुआ क्या, हुआ तुर्की में, लेकिन भारत के मुसलमानों को ये चीजें पसंद नहीं आया, और इसी वजह से जो है क्या हो गया, इसी वजह से भारत के मुसलमान को ये पसंद नहीं आया था। इसी वजह से भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए जाने वाले वादा खिलाफी को विश्वघात के रूप में देखते थे। जो प्रथम विश्व युद्ध में वादा किया गया था वो क्या हुआ, उसको ये विश्वघात के रूप में देखते थे। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ कर दिए, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन आप लोग को समझ में आ गया ना। बाकी आप लोग देख रहे थे इंस्टेंट भारत एजुकेशन की ये इम्पोर्टेंट क्लास। अभी आप लोग को इसी टाइप से क्लास चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो पे कमेंट्स जरूर करते रहिएगा, जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चंस रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।